नमस्कार प्रिय विद्यार्थी हो। बीए पार्ट थर्ड का टॉपिक साम्यवादी चीन की विदेश नीति पर आज मैं चर्चा करूंगा। चीन की विदेश नीति सदैव बदलती रही है। चीन की स्थिति एक जैसी नहीं रही है। द्वितीय महायुद्ध से पहले चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसी महाशक्तियों ने उसका खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया था। वे उसे पूर्व का तरबूज समझते थे। किंतु साम्यवादी क्रांति 1949 के बाद विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ और आज हम देखते हैं कि चीन विश्व का एक अच्छी स्थिति है। दक्षिण एशिया में चीन को एक महाशक्ति की हम कह सकते हैं। चीन के बारे में नेपोलियन बोनापार्ट ने पर कहा था कि वहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया भुला देगा। साम्यवादी क्रांति के बाद चीन के व्यवहार ने उपरोक्त कथन को सत्य कर दिखाया। वर्तमान समय में चीन की कूटनीति रूस और अमेरिका को नहीं बल्कि विश्व के अन्य दूर और पड़ोसी सभी देशों को परेशान किए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की विदेश नीति का क्या महत्व है या चीन का क्या महत्व है, अगर हम इस पर चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त हो गया है। स्वयं चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि साम्यवादी क्रांति से पहले चीन की गणना विश्व की 5 महाशक्तियों में थी, किंतु वास्तविक अर्थों में चीन एक महाशक्ति नहीं था। उसकी गणना द्वितीय श्रेणी के राष्ट्रों में की जाती थी। परंतु साम्यवादियों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली और सुसंगठित चीन का उदय हुआ है और आज वास्तविक अर्थों में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ के बाद साम्यवादी चीन विश्व की तीसरी महाशक्ति के रूप में दर्जा प्राप्त कर चुका है। नवीन शक्ति संतुलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार का एकमात्र साम्यवादी देश सोवियत संघ था। द्वितीय महायुद्ध के बाद संसार की सबसे अधिक जनसंख्या वाले तथा रूस के बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल रखने वाले चीन के साम्यवादी बन जाने से रूसी गुट की शक्ति में असाधारण वृद्धि हुई। इससे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक नवीन शक्ति संतुलन बना। अमेरिकी विदेश नीति की विफलता। साम्यवादी चीन की सफलता सुदूर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका की कूटनीति की बहुत बड़ी विफलता है। वाशिंगटन ने चांगकाई शेक को बनाए रखने के लिए पानी की तरह धन बहाया। जापान की विजय के बाद उसने इसे 14 करोड़ 15 लाख डॉलर के जहाज दिए, 70 करोड़ डॉलर उधार पट्टे के अंतर्गत तथा 1948 के चीन कानून के अनुसार 12.5 करोड़ डॉलर का अनुदान दिया। इसी तरह से पश्चिमी गुट की नीति में बुनियादी परिवर्तन हुआ है। इससे पश्चिमी गुट की नीति और परिस्थिति में दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देख सकते हैं। एशिया में कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने सैनिक संधियां करने तथा सीटों बनाने की नीति स्वीकार की। अमेरिका ने फार्मोसा में चांग सरकार की रक्षा को अपना उत्तरदायित्व मान लिया था। अमेरिका ने यह भी निश्चय कर लिया था कि अब आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं अपने सैनिक साधनों से भी प्रत्यक्ष रूप से साम्यवादी प्रसार का विरोध करेगा। अगला है सोवियत संघ के लिए वरदान का अभिशाप। सोवियत संघ के लिए चीन में साम्यवादियों की विजय एक वरदान और अभिशाप दोनों ही थी। यह एक वरदान थी क्योंकि इसमें साम्यवादी गुट की जनसंख्या, साधन स्रोतों और शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव। पामर और परकिंस का कहना है कि चीन में साम्यवादी क्रांति का संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ना निश्चित है। चीन को साम्यवादी क्रांति ने एक ओर एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया तो दूसरी ओर एशियाई विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया। चीन भारत को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानकर एशिया और अफ्रीका में भारत विरोधी वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न करता रहता है। नवी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्न होना। साम्यवादी क्रांति की स्थापना से नई अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसमें 2 उल्लेखनीय है। पहली समस्या साम्यवादी चीन को मान्यता की तथा दूसरा एक्स प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रिटेन की थी। इस पर अमेरिका तथा ब्रिटेन में गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गया था और एक नई समस्या का उत्पन्न हुई थी। पूर्वी और पश्चिमी एशिया की राजनीति पर प्रभाव। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीति पर चीन का गहरा प्रभाव देख सकते हैं। इसी तरह चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव समीकरणों के फलस्वरूप चौथे स्थान से ऊपर उठकर चीन विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है।
तो संक्षेप में यही कह सकते हैं कि चीन की साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप शीत युद्ध और अधिक तीव्रता आ गई। जनरल स्टेटस ने 1921 में जो बात कही थी, रंगमंच अब यूरोप से दूर पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर में पहुंच गया है। तो आज बच्चों इतना ही। कल आगे अपन चीन की विदेशी नीति उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।